तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। असल में ये इस साल का आखिरी दिन है। कल नया दिन है, नया साल आने वाला है। आप सबको, देखने वालों को, सुनने वालों को, चाहने वालों को हमारी तरफ से नए वर्ष की बहुत बहुत मुबारक हो, बधाई हो। नया साल आपके लिए अच्छा आए, खुशियाँ लाए, कामयाबी लाए और आप तरक्की करते रहें, ज़िंदगी में खुश रहें, घर परिवार में सबका अच्छा हो, भला हो। तो इस दुआ के साथ, इस एक वंदना के साथ, इस अरदास के साथ आज का ये किस्सा शुरू करेंगे। मुंबई की सबसे बड़ी राजसी फैमिली, बाल ठाकरे का परिवार, और उस परिवार के बॉलीवुड के साथ क्या रिश्ते रहे हैं, जो बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। दोनों तरफ से जिसको कहते हैं कि चित भी हमारी, पाट भी हमारी। एक तरफ यूनियन चलाती है शिवसेना और दूसरी तरफ शिवसेना सुप्रीमो, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, माननीय श्री बाल ठाकरे जी, उनके बेटों ने और बहू ने हिंदी फिल्में बनाई और उनकी पार्टी एक बहुत मजबूत वर्कर्स यूनियन चला रही है जिसका नाम है भारतीय चित्रपट सेना, BCS। बहुत मजबूत यूनियन है। जो लोग इनकी वर्कर्स की शर्तें नहीं मानते, उनकी आर्म ट्विस्टिंग कैसे की जाती है, वो मुंबई का हर प्रोड्यूसर, हर डायरेक्टर, हर प्रोडक्शन हाउस जानता है। बड़ी अजीब शर्तें हैं इस यूनियन की। कोई ऐसी फिल्म जिसमें बाल ठाकरे का कोई किरदार दिखाया हो या उसका जिक्र किया हो, उसकी शूटिंग नहीं होने देते थे। स्वर्गीय भारत रत्ना लता मंगेशकर की मिमिक्री अगर कोई करता है, करता था उस ज़माने में, आज भी कोई करेगा तो कोई उनकी नकल उतारेगा या उनको छोटा दिखाने की कोशिश करेगा, उस फिल्म की शूटिंग नहीं होने देंगे। और तीसरा सबसे अहम फैसला उनका उनका कानून जो बना रखा है कि किसी भी फिल्म में कोई भी पाकिस्तानी कलाकार नहीं होगा। अगर होगा तो फिल्म नहीं बनने दी जाएगी। इस किस्म की बड़ी शर्तें इस यूनियन की हैं। देखा जाए तो मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री में कोई 45 के करीब यूनियन और एसोसिएशन है वर्कर्स की, जिसमें हर खित्ते के अलहदा अलहदा जो लोग फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, सबकी एक यूनियन है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मसलन अगर आपको उदाहरण के तौर पे बताना हो तो एक साउंड रिकॉर्डिस्ट यूनियन है, लाइटमैन यूनियन है, स्पॉट बॉयज़ यूनियन है, ड्रेस वाले जो होते हैं उनकी यूनियन है, डांस वाले जो हैं डांसर्स, उनकी एसोसिएशन है। इसी तरह घोड़े वालों की, टट्टू वालों की, जो जानवर सप्लाई करते हैं उनकी, जो बच्चे सप्लाई करते हैं फिल्मों में, छोटे छोटे बच्चे जिनको दिखाना होता है, मेकअप वालों की यूनियन है, ऑर्केस्ट्रा वालों की यूनियन है, और एक्स्ट्रास जो क्राउड में बंदे खड़े किए जाते हैं जिनको कोई डायलॉग नहीं बोलना होता, भीड़ भाड़ के सीन में जिनको सिर्फ खड़ा किया जाता है दिखाने के लिए, उनकी भी एक यूनियन है जिसको एक्स्ट्रास यूनियन कहा जाता है। इसी तरह यूनियन जूनियर आर्टिस्ट एसोसिएशन, सीनियर आर्टिस्ट एसोसिएशन, इस तरह से सिंगर्स एसोसिएशन, और जो इनके जो ग्रुप सॉन्ग्स होते हैं उनकी एक यूनियन। मतलब आप कोई भी ऐसा फिल्म में कोई ऐसा रोल नहीं है जिनके काम करने वालों की यूनियन ना हो। इसी तरह डबिंग आर्टिस्ट एसोसिएशन, मेकअप मैन एसोसिएशन, अब कुछ भी गिन लीजिए, मिला दिला के 45 ऐसी यूनियन हैं जो फिल्म इंडस्ट्री में काम करती भी हैं और काम रोकते भी हैं। एक यूनियन की कोई डिमांड नहीं मांगी गई तो शूटिंग रोक दी जाती है। लाखों का खर्च जो है वो प्रोड्यूसर को बर्दाश्त करना पड़ता है।
ऐसे बहुत से किस्से हुए जहाँ शिवसेना के यूनियन ने खास तौर के आर्म ट्विस्टिंग की और फिल्मों को रोकना पड़ा। लेकिन कहते हैं कि किसी न किसी चीज़ की कभी ना कभी हद आ ही जाती है। इनमें से कुछ 33 यूनियन जो हैं 45 में से, उन्होंने मिलके एक ऑल इंडिया एसोसिएशन फेडरेशन भी बनाई हुई है। उस फेडरेशन की जो कॉल होती है उसके ऊपर पूरी फिल्म इंडस्ट्री को हड़ताल करके बंद भी करवा दिया जाता है। बहुत सी अच्छी डिमांड्स भी हैं इनकी कि सेट के ऊपर वर्कर्स को पूरी फैसिलिटी मिले। अगर किसी वर्कर का किसी तरीके के हादसे में डेथ हो जाती है तो उसको मुआवजा मिले, कोई इंजर्ड हो जाता है तो उसके इलाज का खर्चा मिले, और जो लोग वृद्ध हो जाते हैं या किसी तरह से काम के काबिल नहीं रहते उनको एक मंथली पेंशन भी इन यूनियन की तरफ से दी जाती है। और वो सब एक ही एग्जाम्पल सबसे बड़ी बताता हूँ, एक हंगल कितने बड़े एक्टर थे, कितने बड़े किरदार थे, लेकिन आखिरी दिनों में उनके पास अपने गुजारे के लिए पैसे नहीं होते थे तो सीनियर आर्ट एसोसिएशन उनको हर महीने का खर्चा दिया करती थी। इसी तरह भगवान दादा इतने बड़े कॉमेडियन, फिल्में बनाई, करैक्टर आर्टिस्ट किए, उनको भी आखिरी दिनों में 5,000 रुपया महीना ये वर्कर की यूनियन दिया करती थी उनके बुढ़ापे के समय। खैर, इन यूनियन के चलते हुए दो चीज़ें सामने आई। 2021 में बहुत बड़े एक आर्ट डायरेक्टर राजीव साप्टे पूना में रहते थे, उनकी फिल्म शुरू होने वाली थी, लेकिन यूनियन के लीडरों ने कोई इतराज़ लगा के उनकी फिल्म बंद करवा दी। उन्होंने अपनी जान दे दी, उन्होंने अपना घर के अंदर सुइसाइड कर लिया और एक नोट लिख के छोड़ दिया कि मैं अपनी जान क्यों ले रहा। उस नोट में इतना असर पड़ा कि बहुत पहचाने हुए बड़ी रिस्पेक्टेड फिगर थे फिल्म इंडस्ट्री की, उसके चलते हुए तभी शिवसेना की ही सरकार थी महाराष्ट्र में 2021 में। उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे, उन्होंने असेंबली में एक बिल पास करवाया कि अजीबोगरीब शर्तें जो यूनियन ने रखी हुई हैं उनको खारिज किया और एक लिबरल किस्म का माहौल बनाने के लिए उन्होंने कानून में तब्दीलियां की कि कोई भी यूनियन अपनी मांगे जो हैं वो ठोस नहीं सकती, ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, मिल बैठ के इनका हल ढूंढना होगा। तो उस साप्टे की जान ने बहुत सारे तब्दीलियां लाई गई और आज थोड़ा सा आराम की सांस फिल्म इंडस्ट्री ले सकती है। उसके पहले भी एक सीनियर आईपीएस ऑफिसर वाईपी सिंह, जो काफ़ी लंबा समय सीबीआई में जिन्होंने बताया, उन्होंने एक किताब लिखी थी अपने एक्सपीरियंसेस के ऊपर, कार्नेज बाय एंजल्स। उसकी वो शूटिंग कर रहे थे जुहू के स्टूडियो J49 में, जो एक नाइट स्पॉट था। उसमें इसी तरह वर्कर्स ने आके हंगामा किया और शूटिंग रखवा दी। लेकिन वाईपी सिंह बहुत सीनियर अफसर रह चुके थे, बड़े ईमानदार और धांसू किस्म के ऑफिसर थे, दबंग ऑफिसर कहा जाता था। उन्होंने झुके नहीं और उन्होंने चैलेंज करके उनको सबको भगाया, पुलिस कंप्लेंट भी की और अपनी शूटिंग जारी रखी। तो दोस्तों, ये एक पक्ष था शिवसेना की बॉलीवुड के प्रति जो उनकी पॉलिसीज़ हैं उसका। अब दूसरा पक्ष देखिए आप। एक ज़माने के महाराष्ट्र सुप्रीमो, शिवसेना सुप्रीमो बाल ठाकरे की तूती बोलती थी। कहते हैं कि उनकी मर्जी के बिना मुंबई में पत्ता भी नहीं हिलता था, और ये बात हमने देखी है। उनके बड़े बड़े फिल्म इंडस्ट्री के लोगों से बड़े खास रिश्ते थे। 70 और 80 के दहाके में जुहू पे एक 5 स्टार होटल है सन एंड सैंड, हॉलीडे इन होटल के बिल्कुल साथ मिला हुआ, दोनों की दीवार कॉमन है। सन एंड सैंड का पूल बहुत फेमस हुआ करता था, स्विमिंग पूल, जिसके किनारे बैठ के मुंबई की बड़ी हस्तियां अपनी जाम फरोशी किया करते थे, शाम को खाना खा लेते थे।
और पूल में नहा भी लेते थे जिनको स्विमिंग का शौक था। बाल ठाकरे उस पूल के किनारे बैठ के अपने महफिल लगाया करते थे। अब सबको पता है कि बाल ठाकरे साहब बियर के शौकीन थे, बियर बहुत अच्छी लगती थी उनको। तो उसी पूल के किनारे बैठ के बाल ठाकरे साहब अपनी बियर के जो चुस्कियाँ लेते थे, उनके साथ उनका अक्सर साथ देने वाले बॉलीवुड के सबसे बड़े एक्टर भीष्म पितामह दिलीप कुमार साहब, देवा आनंद और इसी तरह सुनील दत्त और इसके तो बड़े बड़े लोग, वो उनका साथ दिया करते थे। अपने आप को खुश नसीब समझते थे कि उनको बाल ठाकरे के साथ बैठ के पूल के किनारे 5 स्टार होटल में बियर पीने का मौका मिल रहा है। होटल को भी उसका फ़ायदा होता था, वहाँ पे कभी स्ट्राइक नहीं हुई, वर्करों ने कभी दंगा नहीं किया, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता था। सबको पता था कि इसके मालिक जो अडवाणी ब्रदर्स थे वो बाल ठाकरे के खास दोस्त गिने जाते थे। उसी तरह जो बाल ठाकरे का करजत एक जगह है मुंबई के नज़दीक, छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं वहाँ पे उनका फार्म हाउस हुआ करता था, करजत फार्म हाउस। उस फार्म हाउस में मटन पार्टी चलती थी। बाला साहब मटन के बहुत शौकीन थे और उन पार्टीज में सबसे ज़्यादा जाने वाले लोगों के नाम आप सुनोगे तो हैरान रह जाओगे। मिथुन चक्रवर्ती और अमिताभ बच्चन ये उस फार्म हाउस में मटन पार्टीज अटेंड किया करते थे। खाते होंगे नहीं खाते होंगे मुझे नहीं पता, लेकिन अपने आप में ये बात बहुत बड़ी थी कि उनको बाल ठाकरे जैसे इतने बड़े इंसान ने अपने फार्म हाउस पे मटन की पार्टी पे बुलाया है। खाते बलेदार हो वहाँ पे, वो उनकी मर्जी है, लेकिन ये एक रुतबा था बाल ठाकरे का कि कोई भी उनको मना नहीं कर सकता था। जिसको बुलाया तो उसको आना पड़ता था। और आपको सबको मालूम है 93 के ब्लास्ट के टाइम पे जब संजय दत्त की इन्वॉल्वमेंट सामने आई तो सारी दुनिया को मालूम है कि बाल ठाकरे ने अपना असर रसूख दिखा के, सुनील दत्त ने जाके पांव पकड़े थे बाल ठाकरे के कि मेरे बेटे को बचा लो, और कहीं ना कहीं अपना असर रसूख बचा के उन्होंने संजय दत्त को टारा केस से निकाल के आमदर्द का केस बनाने में काफ़ी मदद की, ऐसा भी लोग कहते हैं। और सुनील दत्त सीधा जब संजय दत्त की ज़मानत हुई थी तो कोर्ट से सीधे बाल ठाकरे के घर मातोश्री पहुंचे थे, ये भी सारी दुनिया को मालूम है। खैर ये उनके रिश्ते थे और ये बात उन तक ही नहीं रहती। 93 में ब्लास्ट के बाद फिल्म इंडस्ट्री में काफ़ी कुछ बदला, नए समीकरण बने, नए किस्म के लोग सामने आए। 96 में बाला साहब के बड़े बेटे बिंदु माधव, उसने एक फिल्म बनाई, उसका नाम था अग्नि साक्षी। 96 में उस अग्नि साक्षी में आपको मैं बता दूं जिन लोगों ने काम किया उनमें नाना पाटेकर और मनीषा कोइराला वो हीरोइन थी। नाना पाटेकर हीरो थी। ज़्यादा खास बहुत फिल्म चली नहीं लेकिन खर्चा निकाल गई थी। और 96 में ही उसी साल में उनके दूसरे बेटे जयदेव ठाकरे ने एक फिल्म बनाई जिसका नाम था सपूत। वो बहुत हिट हो गई थी। उस फिल्म में अक्षय कुमार जो आज हिंदू तत्व का बहुत बड़ा एक्टर माना जाता है वो था, और साथ में सुनील शेट्टी भी बाला साहब के बहुत करीब रहा शुरुआती दिनों में। इनको लेके जयदेव ने फिल्म बनाई और वो अच्छी खासी चल भी गई थी। बात वहाँ पे ख़त्म नहीं होती। जयदेव की पत्नी समिता ठाकरे, बाला साहब बाल ठाकरे की बहू, उसकी भले जयदेव से नहीं बनती थी, अलग अलग रहते थे, बाद में तलाक भी हो गया था। उस लड़की ने, समिता ठाकरे ने 99 में 3 साल के बाद एक फिल्म बनाई। वो सुपर डुपर हिट हो गई। कॉमेडी फिल्म थी, हसीना मान जाएगी। हसीना मान जाएगी बहुत हिट फिल्म हुई और समिता ठाकरे एक बड़े प्रोड्यूसर के रूप में फिल्म इंडस्ट्री में उभर के सामने आई।
हालांकि उसके बाद उसने कभी कोई फिल्म नहीं बनाई, लेकिन 2001 में 2 साल के बाद ये फिल्म बनाने के, प्रोड्यूसर बनने के बाद, उनको जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी प्रोड्यूसर्स की जथेबंदी है, जिसको इंडियन मोशन पिक्चर प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन कहते हैं, इम्पा, उसका प्रधान चुन लिया गया और वो काफ़ी सालों तक इम्पा की प्रेसिडेंट रही। एक फिल्म बनाई और इम्पा की प्रेसिडेंट बन गई, जहाँ पे सब बड़ी बड़ी शख्सियत जो उस ज़माने की थी, जिन्होंने 25-25, 50-50 फिल्में बनाई थी, उनको प्रेसिडेंट बनने का मौका नहीं मिलता। बहुत तकड़ी लड़ाई होती है उस संस्था की इलेक्शन की, लेकिन समिता ठाकरे को बिना किसी प्रतिद्वंदी के अनअपोज्ड प्रधान बना दिया गया। तो इस किस्म के जो इनके जो होल्ड था फिल्म इंडस्ट्री पे, वो एक बार फिर सामने आया। उसी तरह 97 की बात एक बार फिर करें। 97 में जब ये दौर चल रहा था फिल्मों का, नए समीकरणों का, राम गोपाल वर्मा अपनी फिल्म सत्या की शूटिंग कर रहे थे, और जब शूटिंग एक सीन का शूटिंग जारी थी, चालू थी, तो अचानक खबर आई कि गुलशन कुमार का मर्डर हो गया। शूटिंग रोक दी गई एक दिन के लिए, सबको घर भेज दिया गया। रातों रात राम गोपाल वर्मा ने अपने स्क्रिप्ट में चेंज की, उसमें एक बड़े प्रोड्यूसर का मर्डर दिखाया गया, और दूसरे दिन जब शूटिंग की गई तो उसमें गुलशन कुमार के मर्डर के केस के साथ जुड़ा हुआ हादसा एक नए तरीके से स्क्रिप्ट में ऐड करके वो भी दिखा दिया गया, और वो फिल्म भी आपको पता है सुपर डुपर हिट हुई। तो दोस्तों, इस किस्म के किस्से कहानियाँ फिल्मों में जो कहते हैं कि बड़े परिवारों के रिश्ते हर जगह होते हैं, उसी तरह ठाकरे परिवार के रिश्ते भी बॉलीवुड के साथ बहुत करीब के रहे और आज तक भी हैं। आने वाले दिनों में इसी किस्म के और किस्से कहानियाँ लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद।